माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। किसी भी व्यक्ति को जब जीवन की समझ होती है और जीवन की समझ जैसे जैसे बढ़ती है तो वो देवत्व की ओर बढ़ता है, और जिसको जीवन की समझ नहीं होती वो किधर शैतान बनने की तरफ बढ़ता है। तो जीवन को समझने का प्रयास करना चाहिए। इस वीडियो में हम जनरल अकाउंटेंसी के थर्ड पार्ट को देखेंगे, कुछ बेसिक टर्म देखेंगे और उसके बाद हम जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। तो पहला टर्म है जिसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब क्या होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको हम समझते हैं। अब ये आपकी कंपनी है, ये आपकी कंपनी है। अब इस कंपनी को आपने स्थापित किया, मशीनरी खरीदी, बिल्डिंग बनवाया, लाइट, सब में लग गया 10 लाख। 10 लाख आपका खर्च हुआ, किंतु अभी उत्पादन इसमें शुरू नहीं हुआ है। अब जो आपने 10 लाख खर्च किया, क्या वो 1 साल ही काम करेगा या अधिक साल? तो जो भी आपने मशीन खरीदा उसे आप बेचेंगे नहीं, पहली बात, और दूसरा 1 साल ही नहीं चलेगी, 4, 5, 6 साल चलेगी। बिल्डिंग जो बनवाया वही 4, 5 साल चलेगा या 20 साल चलेगा। तो यानी ये जो निवेश आपने किया ये 1 साल के लिए नहीं किया है, इसको दीर्घकाल के लिए आपने किया है। अब आपने इसके अलावा उत्पादन संबंधी मशीनरी खरीद ली, उत्पादन करना शुरू कर दिया। अब एक समय ऐसा आएगा जब आपकी मशीन खराब हो जाएगी और बिल्डिंग भी पुराना हो जाएगा। अब आपको दूसरी मशीन और दूसरी बिल्डिंग लेने पड़ेगी। अब अचानक आपको 10 लाख का खर्च आता है। जब आपका बिजनेस चल रहा हो और उससे ज्यादा रकम निकालना हो अचानक, तो बिजनेस प्रभावित होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो 10 लाख हमने खर्च किया इसी के कारण जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, ये नहीं होता तो प्रॉफिट नहीं होता। तो इस 10 लाख को हम कुछ वर्षों में बांट देते हैं। जैसे हमने 10%, यानी 10%, 10 लाख का 10% हम अगले साल उसको रखें, अलग कर देंगे। अब कितना बचा? 90। अब इसका हम 10% अगले साल रख देंगे। ऐसे करते करते हम थोड़ा थोड़ा रकम निकालते रहेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? पूर्ति हो जाएगी। पूर्ति हो जाएगी। या इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि 10 लाख का 10%, दूसरे साल भी 10 लाख का 10%, तीसरे साल भी 10 लाख का 10%, ऐसे हम निकालते गए। तो हमें जब इस मशीनरी को प्रतिस्थापित करना होगा तो अचानक इतने पैसे की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। अब यही जो खर्च है इसी को बोलते हैं क्या? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने खर्च किया, अब वो जो खर्च है वो कुछ समय तक आपके उत्पादन में सहायक होगा और आप कुछ कुछ पैसा निकाल कर उसकी प्रतिपूर्ति करते रहेंगे, जिससे आपके बिजनेस पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े। ठीक है। तो ये हो गया डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब दूसरा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, अब ये क्या होता है? सेम ये भी होता है, सेम DRE की तरह। आपने कोई कंपनी स्थापित की और कंपनी स्थापित करने में आपका जो
प्राथमिक खर्चा आता है उसे ही प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। ठीक है, तो DRE के लगभग ये नजदीक है। अब अगला जो है उसको बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? अब आपने जो सामान का उत्पादन किया है उस पर आप छूट देना चाहते हैं तो उसी को डिस्काउंट कहते हैं। और डिस्काउंट इसलिए हम देते हैं कि हमारा सामान अच्छा खासा मात्रा में बिके। ये दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या है इसको हम समझते हैं। कैश समझते हैं पहले। कोई भी सामान खरीदने आपकी दुकान पर आता है, आपने कहा अगर आप 10,000 रुपए का सामान लेते हैं और तुरंत पेमेंट करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 10,000 का क्या लेते हैं? सामान खरीदते हैं, 10,000 का सामान आप खरीदते हैं, तुरंत भुगतान करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। दूसरा है ट्रेड डिस्काउंट। इसमें आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कि आप हमारे सामान का इतना भाग खरीदेंगे तो आपको इतना डिस्काउंट दिया जाए। जैसे आपने उत्पादन किया चप्पल या चप्पल की पलाई। आपने कहा कि अगर एक पलाई लेते हैं तो उसका दाम पड़ेगा 100 रुपये, लेकिन अगर 100 पलाई लेते हैं तो उसका दाम पड़ेगा 90। तो इसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट और इसे कैश डिस्काउंट। तो आगे चलते हैं। अगला शब्द है बैड डेट। यह क्या होता है? उदाहरण के द्वारा समझते हैं। बिजनेस जो होता है वो अधिकांशतः उधार पर ही होता है, पर्ची के माध्यम से। अब ये आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस प्रतिष्ठान है। अब आप बहुत सारा सामान क्या देते हैं? उधार पर देते हैं, पेमेंट आप बाद में देते हैं। आपने दिया 10,000 का सामान, 10,000 का सामान दिया आपने और खरीदने वाले से आपने कहा कि आप 2-2 हजार रुपये करके क्या करिए? इंस्टॉलमेंट में पे कर दीजिए। अब वो व्यक्ति आपको इंस्टॉलमेंट देता है, 4 इंस्टॉलमेंट देता है और उसके बाद एक इंस्टॉलमेंट आपको नहीं देगा। और आप आशा भी कर लेते हैं कि ये जो इंस्टॉलमेंट है वो मिलने वाला नहीं है। तो इसी को बोलते हैं बाय। अब इसको हम बैंक पर लागू करें तो देख सकते हैं, बैंक ने बहुत सारा पैसा लोगों को दिया। अब जो पैसा बैंक को वापस नहीं होता उसे ही बोलते हैं बैड डेट। वहां पर इसको बोलते हैं एनपीए। बैंक भाषा में इसको एनपीए बोलते हैं और यहाँ पर जनरल अकाउंटिंग इसे बैड डेट बोलते हैं। आगे चलते हैं। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? उदाहरण से समझते हैं। मैंने बताया आपकी कंपनी है तो कंपनी में जो भी उत्पादन होता है और जो बेचा जाता है या जो खरीदा जाता है उसको आप एक बुक में लिखते हैं, एक बुक में लिखते हैं। लेकिन अब कंपनी हमारी इतनी बड़ी है कि बहुत सारा उत्पादन होता है इसमें, तो ये बहुत सारा क्या बन जाएगा? डाटा बन जाएगा। अब कंपनी का ओनर जानना चाहता है कि मेरा लाभ
कितना है, तो इसको वो देख नहीं सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा डाटा हो गया। तो कैसे वो पता लगाएगा कि कंपनी की स्थिति कैसे है। यहाँ पर क्या कर दिया गया, जितना बेचा गया उतना लिख दिया गया, यहाँ पर जितना खरीदा गया उतना लिख दिया गया। यहाँ पर जो बेचा गया उसको कैश मूल्य में लिखा गया और जो बेचा गया उसको कैश मूल्य। अब ये जो बिंदु है इसी को क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। यानी एक स्थिति होती है बैलेंस शीट, जहां पर ये पता चल जाता है कि कंपनी की स्थिति क्या है। इस ब्यौरे में जो आपके पास अकाउंट है इसमें एक स्थिति होती है जिसे देखने के बाद आप पता लगा सकते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसे है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला शब्द कॉस्ट ऑफ सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड सोल्ड। अब ये क्या होता है समझते हैं। आपने कोई सामान खरीदा, कच्चा माल खरीदा। क्या खरीदा, कच्चा माल। मान लेते हैं चप्पल की पलाई है, कितने का खरीदा आपने, 1 लाख का। ठीक है, आपने उसको बेचा कितने का, 1.5 लाख। प्रॉफिट आपका कितना आया, 50,000। ये प्रश्न ईपीएफओ में पूछा जा चुका है। अब जो ये 1 लाख रुपए है ये क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब ये क्या हो गया, सेल ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, प्रॉफिट। पहला हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दूसरा हो गया सेल ऑफ गुड सोल्ड, तीसरा हो गया प्रॉफिट। अब हम आते हैं किस पर, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या है, इंसॉल्वेंट किसे कहते हैं, इंसॉल्वेंट। जैसे एक कंपनी है, अब कंपनी, मैंने बताया आपको कि व्यापार जो होता है वो पर्चियों पर चलता है, उधार पर। अब कंपनी बहुत सारा सामान क्या लेती है, उधार लेती है, बहुत सारा सामान उधार लेती है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है कि वो पेमेंट कर सके। नहीं, उसके पास कैश नहीं है कि उसका जो सामान लिया है उसको वो पैसा दे सके। तब इस कंपनी को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट हो, इंसॉल्वेंट हो, यानी दिवालिया हो गई। इसके पास जो उधार लिया है उसको देने के लिए पैसा नहीं है। ठीक है, तो इसको इंसॉल्वेंट बोलेंगे। अब हम देखते हैं बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो लगभग समाप्त हो गई है। अब हम नए अध्याय को देखेंगे, उसको बोलेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल या कंसेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल या कंसेप्ट। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कंसेप्ट होता क्या है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसे नियम, विनियम या कंसेप्ट होते हैं जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, अकाउंट को बनाते हैं। क्या करते हैं, अकाउंट को बनाते हैं। ये नियम है, ये विनियम है, ठीक है, जिनके आधार पर हम कोई अकाउंट बनाते हैं।
अकाउंटिंग प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आता ही है ईपीएफओ एग्जाम में। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से कंसेप्ट या प्रिंसिपल हैं। तो पहला कंसेप्ट या प्रिंसिपल, गोइंग ऑन assumption, गोइंग ऑन assumption, ठीक है। तो इसको कंसेप्ट भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। गोइंग ऑन नहीं है, गोइंग कंसर्न, ठीक है। गोइंग कंसर्न assumption। अब गोइंग कंसर्न assumption क्या है, इसको हम समझते हैं। अब आप क्या करते हैं, कंपनी स्थापित करते हैं। आपने कंपनी क्या किया, स्थापित किया। अब आपने कंपनी जो स्थापित की, यह मानकर स्थापित की कि 1 साल बाद बंद कर दूंगा, या यह मानकर स्थापित की कि इसको कभी बंद नहीं करना है, इसको आगे ही बढ़ाते रहना है, क्या मानकर आपने किया? यही मानकर आपने किया होगा कि इस कंपनी को कभी बंद नहीं करना है। यानी इस प्रिंसिपल के अंतर्गत हम ये मानकर चलते हैं कि कोई कंपनी सतत रूप से चलती रहेगी। क्या रहेगी? सतत रूप से चलती रहेगी, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं गोइंग कंसर्न assumption, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला जो अक्रूवल assumption, अगला कंसेप्ट है अक्रूवल assumption। अब ये अक्रूवल assumption क्या है? अक्रूवल assumption क्या है? मैंने आपको बताया कि व्यापार जो होता है उसमें क्या होता है, अधिकांश लेन देन उधार पर होता है। अब ये अक्रूवल assumption क्या कहता है, ये कंपनी है, ठीक है। अब ये कंपनी किसी दूसरे से क्या लेता है, सामान लेती है। कितने का? 10 लाख का। 10 लाख का सामान लिया, उसको 5 लाख दे दिया। 10 लाख का लिया, 5 लाख दे दिया। लेकिन इसने सामान क्या लिया? प्लाई लिया, चप्पल प्लाई। इसके पास क्या 10 लाख का सामान आ गया, इसके पास 10 लाख का सामान आ गया, लेकिन इसने दिया 5 लाख। 5 लाख दिया किसको? प्लाई वाले को। तो यह assumption ये बताता है कि आपके पास 10 लाख का सामान आ गया है, तो आप अपने अकाउंट में 10 लाख ही दिखाएंगे। ये नहीं दिखाएंगे कि 5 लाख मैंने दिया है, आप दिखाएंगे कि 10 लाख हमने दिया है, क्योंकि 10 लाख का सामान आपके पास आ गया। तो इसे ही कहते हैं अक्रूवल assumption। आपने 10 लाख का प्लाई खरीदा, प्लाई आपके पास आ गया, लेकिन आपने 10 लाख के स्थान पर 5 लाख ही दिया। लेकिन अपने अकाउंट में आप दिखाएंगे कि 10 लाख हमने दिया है, क्योंकि आपका 10 लाख का सामान आया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अक्रूवल assumption। अब अगला assumption देखते हैं। कंसिस्टेंसी assumption। कंसिस्टेंसी assumption।
अब ये क्या होता है, अभी हम लोगों ने बात किया कि जो बिजनेस होता है वो इसलिए स्थापित किया जाता है या हम स्थापित करते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है कि ये अनंत काल तक चलेगा, बंद हम नहीं करना चाहते। इसमें क्या देखेंगे कंसिस्टेंस में, इसमें हम देखेंगे कि कंपनी ने 10 लाख का क्या खरीदा, लैंड और मशीनरी खरीदा। 10 लाख का क्या खरीदा इसने, लैंड या मशीनरी खरीदा। अब 10 लाख का जो मशीनरी खरीदा उसको ये क्या करेंगे, तुरंत अपने प्रॉफिट से निकाल देंगे या थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट से निकालेंगे। तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन ये बोलता है कि आपने कोई भी ऐसा सामान खरीदा जो क्या है, कह सकते हैं टेंजिबल एसेट है, और वो बेचने के लिए आपने नहीं खरीदा, वो इसलिए खरीदा कि उससे उत्पादन बढ़ेगा। तो उसको हम थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहेंगे। जैसे उदाहरण समझते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिफर रेवेन्यू देखा है एक्सपेंस, तो सेम उसी प्रकार का है। 10 लाख का सामान आपने ये मशीनरी और बिल्डिंग लैंड खरीदा, अब तुरंत आप 10 लाख, लेकिन ये 10 लाख जो है वो हो सकता है 10 साल तक चले, 10 साल बाद आपको लैंड या मशीनरी लेना पड़े, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, हर साल 10% निकालते रहते हैं, तो 10 साल बाद आप पुनः इसको ले सकते हैं। या दूसरा मेथड ये है कि आप 10 लाख से 10% निकालते हैं, फिर 90 में से 10% निकालते हैं। तो दो मेथड से इसको हम निकालते हैं। इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी अजम्पशन। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी अजम्पशन, ठीक है। एक कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट पर अकाउंट आधारित होता है। अब हम देखते हैं अगला कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है इसको हम देखते हैं। ये कंसेप्ट बताता है कि अकाउंट में हम केवल उन्हीं चीजों को रखेंगे जो कैश में क्या हो, जो कैश में हो। क्या कहता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कि हम अकाउंट में केवल उन्हीं चीजों को रखेंगे जो मनी में क्या कर सके, मनी में हम नाप सके उसको, उसी को रखेंगे। जैसे एग्जांपल, अब कोई इसमें कोई गुणवत्ता से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको, इसमें केवल कैश के संदर्भ में ही क्या मिल सकता है, जानकारी मिलेगी। तो इसे ही कहते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। कंपनी ने उत्पादन किया 10 लाख चप्पल पलाई का, और हर एक पलाई 1000 का, ठीक है। इसकी बिक्री भी हो गई। अकाउंट में क्या लिखा जाएगा, 1000 गुणे 10, जितना आएगा उतना हम अकाउंट में लिखेंगे। लेकिन ये जो पलाई है, जब उपभोक्ता लेकर गए तो ये सारी पलाई क्या थी, डिफेक्ट थी। अब इसकी जानकारी अकाउंट में नहीं मिलती, ठीक है। तो इसको कहते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। आगे देखते हैं अगला कंसेप्ट क्या है। अगला कंसेप्ट है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, इसमें क्या होता है, ये कंसेप्ट बताता है आपको कि कंपनी से संबंधित सारी जानकारी आपको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है।
कंपनी से संबंधित सारी जानकारी आपको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। क्योंकि जब आप सारी जानकारी डिस्क्लोज करेंगे तो कंपनी की वास्तविक स्थिति का पता रहेगा, तो निर्णय अच्छे ढंग से लिए जा सकता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यही कहता है कि जो भी जानकारी है कंपनी के संदर्भ में उसको हमें डिस्क्लोज करना है। ठीक है, यानी कि विंडो ड्रेसिंग नहीं करना है। विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या होता है कि आपने गलत सूचना देकर लोगों को बरगलाया, उसको कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। जैसे भारत का विकास दर कितना है, जीडीपी विकास दर कितना है, 10% है। सरकार क्या दिखा रही है, 15%। इसे ही बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, तो विंडो ड्रेसिंग नहीं करना है। ये कंसेप्ट यही बताता है कि विंडो ड्रेसिंग नहीं करना है और जो भी सूचनाएं हैं उनका क्या करना है, फुली डिस्क्लोजर करना है। अब अगला देखते हैं कंसेप्ट क्या है। अगला कंसेप्ट है मटेरियलिटी अजम्पशन। अब मटेरियलिटी अजम्पशन क्या है इसको देखते हैं, या मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या है इसको देखते हैं। जो मटेरियलिटी कंसेप्ट है या प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मान लेते हैं, किताबों में प्रिंसिपल लिखा रहता है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल है, उसको हम उदाहरण से समझते हैं। अब क्या उदाहरण लेते हैं, आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी है, इसकी कीमत कितनी है, 1000 करोड़ इसकी कीमत है। कितनी कीमत है, 1000 करोड़। अब 1000 करोड़ में कोई छोटा सा कर्मचारी है, उसने क्या किया, 100 रुपया कहीं खर्च कर दिया। ठीक है, अब दूसरी कंपनी है, उसके पास केवल 1000 रुपया है, उसके किसी कर्मचारी ने 100 रुपया खर्च कर दिया। किस पर ज्यादा प्रभाव आएगा, पहली कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं आएगा, पहली कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन दूसरी कंपनी पर जिसके पास कैश केवल 1000 है, अगर 100 रुपया कोई कर्मचारी खर्च करता है तो इस पर प्रभाव आएगा। यानी कि मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि आप कोई सूचना ऐसी दें जिससे कंपनी पर प्रभाव रहे। आप 5 रुपए का सूचना मत दे दिए कि 5 रुपए किसी कर्मचारी ने खर्च कर लिया। ठीक है, तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल यही कहता है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल यही कहता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रिंसिपल क्या है, प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल अब प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या होता है इसको देखते हैं। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या होता है, इसको कंजर्वेटिव प्रिंसिपल कहते हैं, प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। अब इसमें क्या होता है इसको देखते हैं। ये कहता क्या है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपको कोई हानि हो रही है या हानि का आशा भी है तो उसको अकाउंट में आपको दर्शा देना है। जैसे कंपनी है, उसको आशा है कि उसका 1000 करोड़ रुपए घाटा आएगा। ठीक है, लेकिन अभी एक्चुअल घाटा हुआ नहीं है, घाटा आ सकता है। इसको क्या करना है, एक प्रिंसिपल बताता है, इसको जरूर आपको नोट करना है, इसको जरूर दिखाना है। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण समझते हैं। कंपनी को 1000 करोड़ का फायदा होना है, लगता है कंपनी को 1000 करोड़ का फायदा होगा। प्रिंसिपल क्या बोलता है, इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है। यानी अगर हानि की आशा है तो उसको हमें
लिखना है और लाभ की आशा है तो उसे हमें नहीं लिखना। एग्जाम्पल देखते हैं। कोई कंपनी है और उस कंपनी पर मुकदमा चल रहा है। अब कंपनी पर अगर मुकदमा चल रहा है तो हो सकता है कि कंपनी मुकदमा हार जाए और उसे 1000 करोड़ रुपए देने पड़े, तो इसको अकाउंट में नीचे लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसी है जो मुकदमा लड़ रही है, हो सकता है उसे 1000 करोड़ का लाभ हो उस मुकदमे से, लेकिन इसको हम अकाउंट में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये है प्रूडेंस प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। अब ये क्या है, इसको हम उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, जैसे कोई माइन है। क्या है? कोई माइन है। अब इस माइन में कुआं मान लेते हैं, कोई कुआं है, यहां पर तेल मिला। क्या मिला? जीवाश्म तेल मिला। किसी कंपनी ने सर्वे कराया और उसको इस स्थान पर क्या मिला? जीवाश्म तेल मिला। अब तेल के लिए उसने अपने मशीनरी लगाई यहां पर और तेल को निकाला। अब तेल को जैसे ही निकाला तो तेल को निकालने के बाद उसकी कीमत तय हो सकती है कि मार्केट में क्रूड ऑयल कितने का है। अब